नमस्कार विद्यार्थियों। आज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन जो मैंने प्रारंभ किया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके पार्ट थर्ड यानी जो अंतिम कंटेंट है उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। प्रारंभ जब मैंने इस कंटेंट को किया था उसमें आपने सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ गेट के बारे में देखा था, क्योंकि गेट के बाद ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया यानी अस्तित्व में आया था। ऐसी स्थिति में गेट एक एग्रीमेंट के रूप में था, जबकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी कि यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट ऑन द इंटरनेशनल लेवल या इंटरनेशनल ट्रेड में अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद है तो उसको ये सेटलमेंट करता है। वाइड नेटवर्क जो है सभी कंट्रीज को देता है, सदस्य राष्ट्रों को व्यापार के लिए बढ़ने के अवसर प्रदान करता है, विकास के अवसर जो प्रदान करता है, रोजगार का सृजन करना, फुल रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह करना वर्ल्ड वाइड लेवल पर, वो इसके द्वारा कार्य किए जाते हैं। विकासशील राष्ट्रों की भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन की स्थिति को ठीक करने में भी जो है WTO की अहम भूमिका जो रहती है। तो इस प्रकार से कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। आज हम इसका अंतिम पार्ट ले रहे हैं जिसमें एडवांटेज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसएडवांटेज, क्या क्या इसके लाभ प्राप्त हो सकते हैं और क्या क्या संभावित खतरे जिसको आप डेंजरस कह सकते हैं वो हो सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज। देखिए, जब मैंने इस टॉपिक को प्रारंभ किया था तब भी बताया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ये है कि विश्व स्तर पर जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनकी डेमोग्राफिकल फीचर्स यानी जो भौगोलिक स्थितियां हैं और प्राकृतिक स्थितियां हैं वो समान नहीं होती हैं। विकासशील राष्ट्रों में विशेषता देखी गई है कि वहाँ पर नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, जबकि विकसित राष्ट्र में कैपिटल रिसोर्सेज एंड टेक्निकल रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, यानी तकनीकी और वित्तीय जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन वो ज़्यादा होते हैं। ऐसी स्थिति में विकासशील राष्ट्रों के सामने ये समस्या आती है कि वे प्राकृतिक और मानव संसाधनों का सदुपयोग या अधिकतम प्रयोग किस प्रकार से करें ताकि वो अपने प्रतिवर्ती आय और राष्ट्रीय आय को बढ़ा सकें। विश्व व्यापार संगठन ने इस बात का एक अवसर प्रदान किया है विकासशील राष्ट्रों को और विश्व के सभी राष्ट्रों को कि जहाँ भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन सबका बेहतर प्रयोग हो सके, क्योंकि इसमें जो मेन एम ये रखा गया था कि जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बाधाएं हैं व्यापार संबंधी, WTO का मेन एम ये की है कि व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर किया जाए और वो टैरिफ के रूप में, इंपोर्ट कोटा के रूप में, लाइसेंसिंग सिस्टम के रूप में दी जाए, वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स जो है उसको सिंप्लीफाई किया जाना है ताकि सभी राष्ट्रों को जो है विकास के समान अवसर प्राप्त हो सके। तो सबसे पहला जो लाभ है वो ये होता है कि विश्व स्तर पर उपलब्ध मानवीय, प्राकृतिक, तकनीकी और पूंजी के सभी संसाधनों का एक आपसी समन्वय स्थापित होकर के जो है उन सभी साधनों का बेहतर प्रयोग किया जा सके। नंबर 2, इंक्रीज इन द वर्ल्ड ट्रेड। देखिए, जब से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना है तो उसने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म विश्व के सभी राष्ट्रों को दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व व्यापार में वृद्धि हुई है। विश्व व्यापार के निर्यात और आयात सभी राष्ट्रों को जिनको मौका नहीं मिल पाता था, एक ऐसा मंच विश्व व्यापार संगठन ने प्रदान किया है कि जहाँ पर बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के वो निर्यात और आयात जो है वो कर सकता है। इससे विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि संभव हुई है। नंबर 3, अवेलेबिलिटी ऑफ द हाई टेक्नोलॉजी। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि WTO के अंतर्गत एक जो रिज्यूम ट्रिप्स के रूप में दिया गया है और ट्रिम्स के रूप में दिया गया है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, उसमें मुख्य बात यही है कि विकासशील देशों में किस प्रकार से बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकसित हो, डोमेस्टिक कैपिटल और फॉरेन कैपिटल के बीच में डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर न किया जाए। और उसका सबसे बड़ा लाभ जुलाई 1991 के बाद में भारत को मिला कि बहुत सारी, हमने जब लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया तो बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में जो है आई है और उससे हमें उच्च तकनीक का जो लाभ है वो प्राप्त हुआ है। ऐसे ही जो है विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को भी जो है उच्च तकनीक का लाभ जो प्राप्त हुआ है ताकि वे अपने उत्पाद को अच्छी गुणवत्ता वाला बना सकें और वो भी कम लागत पर। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ
अंडर डेवलप्ड कंट्री यानी जो विकासशील राष्ट्र हैं उनका विकास होना। देखिए विश्व व्यापार संगठन ने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकासशील देशों को प्रदान किया है ताकि वह ज़्यादा मात्रा में अपने संसाधनों का बेहतर प्रयोग करते हुए उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सके, निर्यातों को बढ़ा सके। और ऐसा हुआ भी है। विश्व व्यापार संगठन से धीरे धीरे विकासशील देशों के निर्यातों में भी वृद्धि हुई है और ऐसी स्थिति में उनके राष्ट्रीय आय और प्रति आय में वृद्धि हुई है, जिससे उनके आर्थिक विकास की दर में भी वृद्धि हुई है। उसके बाद में सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट। विश्व व्यापार संगठन से ये लाभ हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले जो भी व्यापार संबंधी जो डिस्प्यूट हैं, जो विवाद हैं, उनका निपटारा जो है वो विश्व व्यापार संगठन के अधिवेशन में किया जाता है। अब जो भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनके बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रेस्क्राइब्ड टैरिफ रेट्स हैं, उसी रेट के आधार पर जो है माल उसको बेचना होगा, उससे ज़्यादा वो प्रशुल्क दर वसूल नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा वो इंपोर्ट कोटा नहीं लगा सकता, वो अपने लाइसेंसिंग सिस्टम को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि व्यापार में जितने भी इस प्रकार के ट्रेड बैरियर्स हैं उनको धीरे धीरे दूर किया जाता है। अगर फिर भी किसी कारण विशेष से दो राष्ट्रों के मध्य अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस प्रकार का विवाद अगर उत्पन्न होता है तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य यही है कि वह दोनों राष्ट्रों के बीच में उत्पन्न होने वाले जो विवाद हैं व्यापार संबंधी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी, उसे मिल बैठ करके समय समय पर होने वाले जो विश्व व्यापार संगठन के जो सम्मेलन हैं उसके अंदर इसको दूर कर दिया जाता है। उसके बाद रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स। देखिए मैंने पूर्व में बताया था व्यापार संबंधी सबसे बड़ी बाधा प्रशुल्क की बड़ी बड़ी दीवारें हैं, जिसमें राष्ट्र जानबूझ करके, खासतौर पर विकसित राष्ट्रों की टेंडेंसी रही है कि वो ऊंची दरें खड़ी कर देते हैं, यानी वो करों की दरें बहुत ऊंची कर देते हैं। बॉर्डर लगने वाला टैक्स जिसको आप बोलते हैं, आयात शुल्क बोलते हैं, जिसके कारण से विकासशील राष्ट्रों को ये मौका नहीं मिल पाता कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकसित राष्ट्रों में अपने माल को ज़्यादा मात्रा में बेच सके, क्योंकि अगर वो बेचेंगे तो वहाँ पर उनकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मांग कम हो जाती है। विश्व व्यापार संगठन और गेट के समझौते से जो है प्रशुल्क दरों में काफ़ी कमी की गई है, जिसके कारण से सभी राष्ट्रों को, खासतौर पर विकासशील राष्ट्रों को अपने विकास का जो है अवसर प्राप्त हुआ है। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। देखिए विश्व व्यापार संगठन के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं उनमें आपस में पारस्परिक सहयोग की भावना डेवलप हुई है, चाहे वो क्योंकि विकसित राष्ट्र आगे आए हैं ताकि वे विकासशील राष्ट्रों का विकास कर सकें। उनके लिए विभिन्न प्रकार के पहले ये हुआ करता था, उनको छूट भी दी गई इस बात के लिए कि अगर जिन राष्ट्रों का भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन पक्ष में नहीं है, वे कुछ सीमा तक आयातों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इस प्रकार की जो कार्रवाई के अवसर जो दिए जाते हैं ताकि विकासशील राष्ट्र जो है वो ज्यादा मात्रा में विकास कर सके। इस प्रकार से विकसित और विकासशील दोनों राष्ट्रों के मध्य आपसी भाईचारे की जो है वो भावना जो है, या सहकारिता की भावना जिसको आप सहयोग कह सकते हैं, वो डेवलप हुई है। उसके बाद रिडक्शन इन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। देखिए जितने भी मैंने आपको बताया था कि विश्व व्यापार संगठन गेट जो पूर्व में था उसका ऑब्जेक्ट यही था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सिंप्लीफिकेशन किया जाना चाहिए, व्यापार में सिंप्लीफिकेशन किया जाना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए, है ना, करों की दरों में कमी की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से विश्व व्यापार संगठन ने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले व्यापार में आने वाली विभिन्न प्रकार की बाधाएं को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बनाए गए नियम जो भी बनाए गए हैं, रेगुलेशंस बनाए गए, अधिनियम जो बनाए गए हैं, उनको भारी मात्रा में सिंप्लीफाई जो किया गया है, जिसका लाभ विश्व के विकासशील राष्ट्रों और विकसित राष्ट्रों दोनों को प्राप्त हुआ है। ये तो कुछ थे एडवांटेज जिसके कारण से विश्व व्यापार संगठन से विकासशील और विकसित राष्ट्रों को लाभ प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो हम देखेंगे कुछ डिसएडवांटेज भी विश्व व्यापार संगठन से देखने को मिल सकते हैं, जिसको आप जो है संभावित खतरे भी कह सकते हैं, पॉसिबल डेंजरस क्या हो सकते हैं। और खासतौर पर ये डेंजरस ऐसा देखने में आएगा कि विकासशील देशों के सामने ये स्थितियाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि हमेशा ही रहा है कि विकसित राष्ट्र प्रारंभ में भी जब गेट का एग्रीमेंट आया था उस समय विकासशील देशों ने भारी मात्रा में इसका विरोध किया था, और उसका सबसे बड़ा कारण था कि कुछ ऐसे प्रोविजंस डाल दिए गए थे जो विकसित राष्ट्रों के पक्ष में थे, जिसमें एग्रीकल्चर सब्सिडी को डिडक्ट करना था, एक्सपोर्ट सब्सिडी जो थी उसको डिडक्ट करना था, और ट्रिप्स के बारे में जो व्यवस्था थी जिसको आप पेटेंट राइट के बारे में कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में कुछ था। फिर धीरे धीरे जब विकासशील राष्ट्रों ने अपनी बात जो विकसित राष्ट्रों के सामने रखी और ये कहा गया कि नहीं, ये जो है
हमारे हितों में नहीं है, हमारे देश के हितों के रूप में नहीं है, तो इसमें धीरे धीरे और भी छूट दी गई, उसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया गया। लेकिन अल्टीमेटली अगर देखें तो हम देखेंगे कि कुछ भी कर लें, विकसित राष्ट्र हमेशा अपना लाभ, स्वयं हित की बात अगर हम करें तो वो करना चाहते हैं। विकासशील राष्ट्रों को कभी भी विकसित नहीं होना देना चाहते, उनका अपना वर्चस्व उन राष्ट्रों पर सदैव होना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। तो अगर हम इसके डिसएडवांटेज देखें तो सबसे पहला तो आता है डेंजरस टू द एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। देखिए, कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं विकासशील देशों में की एक विशेषता है कि वो अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं एग्रीकल्चर बेस्ड है, यानी वहां पर कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है, जीवन यापन का मुख्य साधन ही वो कृषि। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत भी एक ऐसा राष्ट्र है जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, जहां पर मोर देन 60% पॉपुलेशन लिव्ड इन द रूरल एरिया, इसलिए हमारे यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है। तो इसके अंदर जो प्रावधान रखे गए, मुख्य रूप से जो प्रावधान सब्सिडी को डिडक्ट करने के बारे में था, ट्रिप्स के बारे में था, यानी पेटेंट राइट के बारे में, बीजों के पेटेंट संबंधी जो बात कही गई थी वो बड़ी खतरनाक थी, और इसलिए कहा गया कि इससे ज्यादा मात्रा में जो खतरे हैं विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों से विकासशील राष्ट्रों को होंगे, और उन विकासशील राष्ट्रों में ज्यादा होंगे जिनकी अर्थव्यवस्थाएं कृषि पर आधारित है। नंबर 2, फेवरेबल इफेक्ट ऑन द डेवलप्ड कंट्री। देखिए, इसका अगर हम पूरा तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि विकासशील राष्ट्रों की तुलना में विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों से विकसित राष्ट्रों को ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ है, और ये एक अच्छा संकेत नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी ट्रिप्स के बारे में, टेक्सटाइल के बारे में जो प्रोविजन दिए गए हैं, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट के बारे में जो प्रोविजन दिए गए हैं, वो प्रोविजन कुछ इस प्रकार के हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसका जो सीधा लाभ है वो विकसित राष्ट्रों की तुलना में विकासशील राष्ट्रों को ज्यादा प्राप्त हो रहा है। उसके बाद में मोनोपोली क्रिएशन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री। देखिए, विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों से विकसित राष्ट्रों में एक एकाधिकार कायम हुआ है, क्योंकि उन्होंने जब सदस्य राष्ट्र बना लिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने उन पर दबाव बनाया। क्यों? क्योंकि उनको ये कह दिया गया कि जो राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन अथवा गेट की संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर खुला व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी, यानी वो उसमें बाहर रहेंगे, वो नहीं आ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि विकासशील राष्ट्रों के सामने समस्या यही थी कि वो अपनी राष्ट्रीय आय को नहीं बढ़ा पा रहे थे, प्रत्युत्पादन आय को नहीं बढ़ा पा रहे थे, उत्पादन नहीं बढ़ा पा रहा था। तो उस समय उन्होंने मजबूरी में गेट की सदस्यता को स्वीकार किया अथवा डब्ल्यूटीओ के मेंबरशिप को स्वीकार किया, और ऐसी स्थिति में देखने में अब आ रहा है कि आज भी स्थिति में विकसित राष्ट्र जो भी हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो चाइना है, चाहे जापान है, चाहे रूस है, उनका वर्चस्व जो है वो विकासशील देशों की तुलना में ज्यादा है। फिर लॉस टू डेवलपिंग कंट्रीज फ्रॉम द पेटेंट राइट। देखिए, पेटेंट राइट के बारे में जो बात कही गई, जो ट्रिप्स के बारे में, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार के संदर्भ में जो प्रोविजन गेट के अंतर्गत अथवा डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत रखा गया है, उसमें मुख्य बात किसानों के लिए बड़ी खतरनाक थी, और उसमें ये कहा गया कि एक बार जिसने बीज उत्पन्न कर दिया उसका उस पर एकाधिकार हो जाएगा, दूसरा राष्ट्र उसकी नकल नहीं कर सकता। अगर अच्छी क्वालिटी के बीज चाहिए तो उसी राष्ट्र से लेने पड़ेंगे जिसने नई प्रकार की किस्म जो है जात की है। और अधिकांश तो देखा गया है इस कार्य में बड़े बड़े जो विकसित राष्ट्र हैं वही आगे हैं, वही इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अच्छे से अच्छे बीज और पौधों का उपयोग करते हैं, और इसलिए उनमें धीरे धीरे मोनोपोली कायम हो गई है, और इसलिए विकासशील राष्ट्रों को ऊंची दरों पर उनसे बीज वगैरह जो है वो क्रय करने पड़ेंगे। फिर आता है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। देखिए, डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बहुराष्ट्रीय निगम है, जिसको आप बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, उनका जाल फैल गया है। विकासशील राष्ट्रों की मजबूरी थी, हमारी भी मजबूरी थी। जुलाई 1991 में जब हमने लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया और उस समय हमने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति दी कि आप हमारे यहाँ आइए और निवेश कीजिए, धीरे धीरे आकर के क्या हुआ, उन्होंने हमारे घरेलू उद्योगों के साथ में कंपटीशन करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा अपनाई गई टेक्नोलॉजी बहुत हाई होती है, दे आर एबल टू प्रोड्यूस द गुड्स एट द लीस्ट कॉस्ट, वो कम लागत पर बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सकती है, जबकि हमारे यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी वो पुअर है। और ऐसी स्थिति में छोटे उद्योग जहाँ हैं, जाके हम कहते हैं कि हमारे स्मॉल स्केल सेक्टर का दूसरा नंबर पर आता है एग्रीकल्चर के बाद में, तो धीरे धीरे वो सर्वाइव नहीं कर पाए, और धीरे धीरे तीव्र प्रतिस्पर्धा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है विकासशील देशों के सामने देखने को मिली है। उसके बाद में एक्सप्लोटेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज बाय द एमएनसी, ये भी देखने को आया है कि जो ट्रिप्स की जो व्यवस्था थी
ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, जिसमें कहा गया कि नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द डोमेस्टिक कैपिटल एंड द फॉरेन कैपिटल, और उसके तहत राष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई और वो क्या कर रही है, वो एक प्रकार से हमारे प्राकृतिक संसाधनों का यूज नहीं कर रही है बल्कि उनका शोषण कर रही है, एक्सप्लॉइटेशन कर रही है। वो कम से कम जो रेट पर रहती है ना, और उसके बाद में उसको बना करके वापस उन्हीं राष्ट्रों को ऊंची दरों पर बेचने का कार्य जो है वो कर रही है। और इस प्रकार से हमारे देश के जो अवेलेबल वैल्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं, प्रीशियस रिसोर्सेज हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने या समाप्त होने की कगार पर आ रहे हैं। उसके बाद कंट्रोल और डेवलप कंट्री बाय द डेवलपिंग कंट्री बाय द डेवलप कंट्री, ये लगातार देखने में आया है। जो भी इसके सदस्य राष्ट्र बन गए हैं तो उसमें दो ग्रुप बन गए हैं, विकसित राष्ट्रों का ग्रुप अलग है, विकासशील राष्ट्रों का ग्रुप अलग है। वो मनमानी तरीके से शर्तें या मनमानी तरीके से जिस प्रकार भी उनको रूल्स एंड रेगुलेशन को मोड़ना है, इसमें विश्व व्यापार संगठन के जो के रूल्स रेगुलेशन है उसको जैसे मॉडिफाई करना है वो विकसित राष्ट्र करते हैं। अगर मान लीजिए जहाँ भी समय समय पर जो भी अधिवेशन होते हैं उसमें उन वर्चस्व भी विकसित राष्ट्रों का होता है, और ऐसी स्थिति में जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी नियम कानून जो भी वहाँ पारित किए गए अधिवेशन में, वो उस अक्षर से विकासशील राष्ट्रों को क्या करना पड़ते हैं, मानने पड़ते हैं। यानी उन्होंने पूरी इस प्रकार से ग्रिप कर ली है कि जो है विकासशील राष्ट्र को हमेशा विकसित राष्ट्रों के सामने झुका हुआ रहना पड़ता है, उनकी सभी शर्तों को मानना पड़ता है। तो इस प्रकार से जहाँ न केवल विश्व व्यापार संगठन से हमें लाभ प्राप्त हुए, लेकिन हमने सदस्यता तो आप ले लिए, और ऐसी स्थिति में हमें देश हित को ध्यान में रखते हुए विश्व व्यापार संगठन के जो प्रावधान है उनको लागू करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक व्यापार में वृद्धि करने के प्रयास करने चाहिए। धन्यवाद।